हेलो दोस्तों, चेतना में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिनके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन उतना दरअसल उनकी चर्चा होती ही नहीं है, तो हम लोग उनके बारे में उतना नहीं जानते। आज हम बात करेंगे भारत के नवे प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव के बारे में। पीवी नरसिम्हा राव भारत में जो उनका प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल था 1991 से लेकर 96 के समय था। उन्होंने 1991 में आर्थिक उदारीकरण का एक खाका भारत में खींचा और एलपीजी मॉडल भारत के समक्ष लाके प्रस्तुत किया। आज हम बात करेंगे एलपीजी के बारे में और पीवी नरसिम्हा राव ने देश के साथ क्या योगदान दिया और उनके साथ देश ने क्या किया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 1991 में आर्थिक सुधार और उदारीकरण की शुरुआत की थी। इससे पहले हमारे देश का कारोबार बहुत सारे लाइसेंस व्यवस्था से ग्रसित पड़ा था, जिससे विदेशी कंपनियां भारत में आने से डरती थी। लेकिन उस समय 1991 में विश्व में खाड़ी युद्ध चल रहा था और खाड़ी युद्ध के कारण तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। विश्व एक तरीके से छोटी मंदी ही सही, पूरे विश्व में मंदी थी उस समय, और भारत में इस मंदी ने बहुत गहरे रूप से रिश्ता बना लिया था। भारत की अर्थव्यवस्था इस मंदी की चपेट में पूर्णतः फंस चुकी थी। भारत के पास जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने 1921 में, भारत के पास 2 हफ्ते से कम के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बची हुई थी। तो पीवी नरसिम्हा राव ने जब प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल उन्होंने शुरू किया तो वो लोन लेना चाहे आईएमएफ और डब्ल्यूबी से, लेकिन आईएमएफ ने लोन देने से इनकार कर दिया और कहा राजीव जी के समय जो आपने कर्ज लिया है उसका पहले भुगतान कीजिए और हमारी शर्तों पर अगर आप बात मान रहे हैं तो फिर हम आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये शायद पीवी नरसिम्हा राव जी की मजबूरी थी या उनकी दूरदर्शी सोच थी, जो भी रहा हो। आईएमएफ के शर्तों पर 1991 में एलपीजी मॉडल अपनाया गया। आर्थिक सुधारों में एक ये मील का पत्थर साबित हुआ। आज 2022 में 1991 में शुरू हुआ एलपीजी मॉडल 2022 में लगभग 20 गुना उस समय के जीडीपी से भारत की जीडीपी बढ़ चुकी है। दरअसल एलपीजी उस समय ऐसा था कि विदेशी कंपनियां भारत में आने से डरती थी, क्योंकि इतने ज्यादा लाइसेंसिंग प्रोसेस होते थे जिससे बहुत सारी दिक्कतें आन पड़ती थी। जब पीवी नरसिम्हा राव ने उदारीकरण की व्यवस्था की तो लाइसेंस व्यवस्था को बहुत कम करने का प्रयास किया, जिससे विदेशी कंपनियों का आकर्षण भारत के प्रति अब बढ़ा। दूसरा, उन्होंने रुपए का अवमूल्यन किया। 1966 के बाद रुपए का अवमूल्यन हुआ था 1991 में। उन्होंने रुपए का अवमूल्यन इसलिए किया क्योंकि जब डॉलर के मुकाबले रुपया सस्ता हो जाएगा तो विदेशी कंपनियों के, दरअसल ये अर्थव्यवस्था का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर जिस देश की मुद्रा डॉलर के मुकाबले उस समय अगर कम कर दी जाती है तो विदेशी कंपनियां भारत के प्रति या किसी भी देश के प्रति आकर्षित होती हैं। दूसरा, उन्होंने जो खाद पर खेती, किसानों की जो खाद यूज होती है उस पे 40% सब्सिडी को हटा दिया। दूसरी, इससे एलपीजी और सारी चीजों का एलपीजी लगने से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए, बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ गए। दूसरी, 34% एफडीआई फॉरेन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के मामले में 51% 34 कंपनियों को अधिकार दे दिया गया। और नरसिम्हा राव का दूसरा सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि उन्होंने भारत में पहली बार 1991 से लेकर अपने प्रधानमंत्रित्व काल तक 5 साल अल्पमत, कांग्रेस की उस समय 232 सीटें आई हुई थी, इसलिए वो अल्पमत की सरकार में थी, लेकिन उन्होंने पूरा कार्यकाल पूरा किया। अभी तक भारत के इतिहास में 1996 के पहले तक किसी ने अल्पमत की सरकार में अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। दूसरा उनका सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि उन्होंने विदेश नीति थी भारत की, उसमें बहुत आमूल-चूल परिवर्तन किए। और उन्होंने 1991 में यूएसएसआर सोवियत संघ का जब विघटन होता है
तो विघटन होने के बाद उन्होंने अपना जो झुकाव था, भारत का जो झुकाव था, वो पश्चिमी देशों के साथ यानी कि पूंजीवादियों की तरफ ज्यादा झुका लिया, जिससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उसके बाद उन्होंने दूसरा एक काम किया, वित्त मंत्री एक ब्यूरोक्रेट को दिए, जो मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री उनके कार्यकाल में, हालांकि प्रणब मुखर्जी जी उस समय वित्त मंत्री की रेस में थे, शायद वो इसलिए कांग्रेस से नाराज भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने पार्टी से ऊपर होकर फैसला लिया कि वित्त मंत्री मनमोहन सिंह बनेंगे। उस समय मनमोहन सिंह यूजीसी के अध्यक्ष थे और पूर्व आरबीआई गवर्नर भी थे। दरअसल पीवी नरसिम्हा राव, जिस प्रकार से मनमोहन सिंह एक सोनिया जैसे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में संजय बारू ने उल्लेख किया है मनमोहन सिंह के बारे में कि वो कैसे 10 जनपद के कठपुतली बन के एक रोबोट प्राइम मिनिस्टर या एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बन के रह गए थे। हालांकि पीवी नरसिम्हा राव को प्रथम एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा जा सकता है क्योंकि वो भी किसी रेस में नहीं थे प्रधानमंत्री के। अर्जुन सिंह और वगैरह लोग थे प्रधानमंत्री की रेस में, लेकिन वो भी एक्सीडेंटल ही बनाए गए, लेकिन वो कभी भी 10 जनपद के गुलाम नहीं रहे। पीवी जब 1992 में उनके प्रधानमंत्रित्व काल में पुलिस ने कोर्ट को ये दिया कि बोफोर्स घोटाला हुआ है और विपक्ष ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा भी बनाया उस समय, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एकदम बरी कर दिया बोफोर्स घोटाले के जो भी मुजरिम थे। लेकिन 1992 में पीवी नरसिम्हा राव खुद खड़े होके कहे कि बोफोर्स घोटाले का पुनः जांच होना चाहिए, और ये चीजें से सोनिया जी गुस्से में भी हो गई थी। उसके बाद उन्हीं की एक केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा ने नरसिम्हा राव से एक बार सवाल पूछा था कि आखिरकार आप सोनिया गांधी को जेल भिजवाना चाहते हैं क्या। दूसरी चीज शायद यही वजह रहा हो, जब 2004 में पीवी नरसिम्हा राव की मृत्यु होती है तो उन्हें दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिलती, और सरकार थी उस समय कांग्रेस की। पीवी नरसिम्हा राव का राजनीतिक करियर बहुत ही बेहतर रहा है। उन्होंने बहुत सारे पद को ग्रहण किया है और अपनी एक भारत को देने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वो 8 बार लोकसभा में लोकमत से चुने हुए सांसद रहे हैं। संयुक्त आंध्र प्रदेश के, जब उस समय तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश में था, उसके चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, और वो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, गृह मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला है। पीवी नरसिम्हा, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के लगभग सारे प्रधानमंत्रियों को दिल्ली में उनको अंतिम संस्कार किया गया है, लेकिन एकमात्र ऐसे पीवी नरसिम्हा राव जी थे जिनको हैदराबाद में उनकी समाधि बनी है। पीवी नरसिम्हा राव और सोनिया, जब पीवी नरसिम्हा राव 10 जनपद के सामने कभी नहीं झुके, वो रोबोट प्रधानमंत्री की भूमिका में कभी भी नहीं रहे। वो अल्पमत की सरकार होने के बाद मजबूती के साथ अपने 5 साल पूरा किए। पीवी नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी में बनती नहीं थी। इस बात को आप 1992 की एक घटना से समझ सकते हैं, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने 1992 में बोफोर्स घोटाले के दोषियों को रिहा कर दिया, लेकिन 1992 में ही नरसिम्हा राव ने दोबारा उनकी फाइल ओपन करवाई, जिससे सोनिया गांधी और नरसिम्हा राव में और भी दूरियां बढ़ती चली गई। शायद यही कारण होता है कि उनकी 100वीं जयंती या 101वीं जयंती पे कांग्रेस का कोई भी सदस्य उनको श्रद्धांजलि नहीं देता है। दूसरी चीज, एक बार उस समय की केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा ने नरसिम्हा राव जी से पूछा कि क्या आप सोनिया जी को जेल में भिजवाने पर तुले हुए हैं। और आज भी मुझे लगता है देशवासियों के दिल में पीवी नरसिम्हा राव हमेशा थे, हैं और रहेंगे, लेकिन शायद उनकी पार्टी ने उनको अपेक्षित किया और उनको एक तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया। जिस प्रकार से नाम नेहरू और गांधी परिवार, चाहे वो पहले प्रधानमंत्री हों या फिर इंदिरा गांधी जी हों या राजीव जी का जिस सम्मान से नाम लिया जाता है, जिस प्रकार से उनके नाम से कार्यक्रम चलते हैं, शायद वो सम्मान कभी भी कांग्रेस पार्टी ने पीवी नरसिम्हा राव, जो अल्पमत की सरकार चलाए 232 लोकसभा सीट होने के बावजूद, लेकिन उनको वो सम्मान कभी नहीं मिल पाया। आपको कैसी लगी ये जानकारी बताइए आप लोग कमेंट करके।